तो भाई आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसमें कि आपके टोटल 10 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो ये जो हमारी सीरीज रहने वाली है, इस सीरीज में हम आपको टोटल ये 10 चैप्टर्स कवर कराएंगे, जिससे हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर फर्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर हमें समझना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत, इट मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी है, वो आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, यानी कि जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो आखिर है क्या। तो जब भी हम पॉलिटी या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, अलग अलग थिंक है। तो सबसे पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी आप पॉलिटिक्स वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद आपके दिमाग में इलेक्शंस आए, कोई लीडर्स आए यानी कि नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टीज आए, प्राइम मिनिस्टर आए, सीएम आए या पार्लियामेंट आए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि पॉलिटिक्स का जो मतलब है वो ओनली करप्शन है, पावर हासिल करने की एक रेस होती है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये सभी भले ही पॉलिटिक्स का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि पॉलिटिक्स का जो असली मीनिंग है वो इससे कई ज़्यादा गुना बड़ा है। तो टू टाइप के पर्सन होते हैं। सबसे पहले तो हमारे वे, जो कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रहते हैं, जैसे कि हमारे कोई नेता हो गए, लीडर्स हो गए। सेकंड वे, जो कि पॉलिटिक्स से बाहर है, पॉलिटिक्स से बाहर है, जैसे कि सामान्य जनता। तो इन दोनों के जो विचार होते हैं, इनके जो थिंग्स होते हैं, वे भी अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति ऑलरेडी पॉलिटिक्स में होता है, वो क्या करता है, वो ये बताता है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, यानी कि ये हमारे समाज के कल्याण के लिए होती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये हमारी पॉलिटिक्स को पॉजिटिव पॉइंट में दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे लोग होते हैं, जो कि पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं, जैसे कि हमारे सामान्य जनता हो गई, तो वे क्या कहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? वे ये कहते हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स है स्टूडेंट्स, वो हमारे करप्शन का और हमारे एक झूठ मूठ का सच होता है। यानी कि आपने देखा होगा, जब भी आपके क्षेत्र में या आपके एरिए में कोई भी पॉलिटिकल लीडर उठता है, तो वो आपसे वादे करता है, प्रॉमिस करता है कि हम इतने स्कूल बनवाएंगे, इतनी अच्छी सड़क बनवाएंगे। लेकिन क्या होता है, जब वो लीडर बन जाता है तो उसके बाद उसका वो 1/3 काम ही करता है, 1/3%। तो इसीलिए जो सामान्य जनता है, वे कहती है कि जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक झूठ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल मेक डिसीजंस। आप मान लो एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं। किसी को तो अच्छी रोड चाहिए, किसी को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, किसी को स्कूल चाहिए, तो किसी को पार्क चाहिए। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सबकी डिमांड को एक साथ तो पूरा नहीं कर सकती। तो क्या होगा? लोग अपनी बातें रखेंगे, डिस्कशन होगा, प्लानिंग होगी, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि पहले हमें क्या काम करना है। तो सोसाइटी के लोगों की ज़रूरतें और उनके बीच डिसीजन लेने की इसी प्रोसेस को पॉलिटिक्स भी कहते हैं। तो ये तो हमने समझा कि पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल इन सोसाइटी मेक डिसीजन। सेकंड जो हमारी पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिक्स इज नॉट लिमिटेड टू गवर्नमेंट। यानी कि जो राजनीति है वो हमारे गवर्नमेंट यानी कि सरकार तक लिमिटेड नहीं रहती। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट करती है, यानी कि सरकार ही राजनीति को चलाती है। लेकिन ये जो सोच है, ये सोच पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिक्स का भले ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो हमारी सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। तो जब सोसाइटी के लोग किसी इशू पर अपनी ओपिनियन देते हैं, डिस्कशन करते हैं, या किसी डिस्कशन को सपोर्ट या अपोज करते हैं, तब भी हमारी जो पॉलिटिक्स है वो हो रही होती है। इसका मतलब जो पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ लीडर्स ही नहीं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है, पॉलिटिक्स अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। यानी कि जो हमारी पॉलिटिक्स है ये हमारी डेली लाइफ को भी प्रभावित करती है। कैसे? आप एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लो अगर गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर दे या फिर स्कॉलरशिप का अमाउंट बढ़ा दे, तो इसका इफेक्ट सबसे पहले किस पर पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा हम पर, यानी कि स्टूडेंट्स पर। तो इसी तरीके से अगर टैक्स भी बढ़ जाता है तो चीज़ों के जो प्राइसेस है वे भी बढ़ सकते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है वे डायरेक्टली हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। यानी कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है। आप इसको एक और एग्जांपल के साथ भी देख सकते हैं।
जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे कि आप देखें, ये जो इमेज है इसमें एक मदर दिखाई गई है, उसके बेटे को दिखाया गया है और उसके बेटे के फादर को दिखाया गया है। और ये जो बेटे का फादर है ये है एक पॉलिटिशियन यानी कि एक लीडर। तो यहाँ पर जब ये पॉलिटिशियन बात कर रहा होता है आपस में, तो इसकी जो पत्नी होती है वो आकर कहती है कि आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। यानी कि बच्चे के माइंड में ये माइंडसेट बैठ जाता है कि जैसे मेरे फादर झूठ और धोखाधड़ी से सरकार चलाते हैं, जनता का पागल बनाते हैं, ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। यानी कि जो यहाँ पर इसके फादर का इफेक्ट है वो इसके बेटे पर पड़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो हमारी डेली लाइफ पर भी प्रभाव डालती है। अब हम समझ लेते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इसका मेन पर्पस क्या है, यानी कि मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स। कई लोग कहेंगे कि ये हमारा पावर हासिल करना है, यानी कि गेन पावर। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर है ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। यानी कि पॉलिटिक्स का जो रियल पर्पस होता है वो होता है हमारी सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करना, साथ साथ लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, पीपल्स प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना और डेवलपमेंट के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाना। यानी कि पॉलिटिक्स का जो एम है वो सिर्फ पावर पाना ही नहीं बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाना भी होता है। इसी के साथ साथ जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें सिटीजन की अहम भूमिका होती है, यानी कि सिटीजन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट, जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पार्लियामेंट या इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई सिटीजन किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को सपोर्ट करता है या फिर उसका पीसफुली प्रोटेस्ट करता है, जैसे कि आप देखें अभी हमारी जो इंडिया है, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वे अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो ये भी हमारे पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। इसीलिए जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भी कहा था कि कोई भी इंसान जो है वो पॉलिटिक्स से कंप्लीटली अलग नहीं रह सकता। चाहे हम वोट दे या ना दे, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है उसका इफेक्ट हम सब पर पड़ता ही है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें ये क्लियर हो गया कि जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इलेक्शंस या लीडर्स का नाम नहीं है। पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करती है, डिसीजन लेती है और हर सिटीजन की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने समझा कि पॉलिटिक्स क्या होती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते क्या है, यानी कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ इसमें पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स की इवेंट्स या हिस्ट्री नहीं पढ़ाती, बल्कि पॉलिटिक्स के पीछे जो आइडियाज, जो प्रिंसिपल्स, जो वैल्यूज होती है उनको भी समझाती है। जैसे कि आप देखें, पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज आइडियाज, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेन फोकस होता है आइडियाज पे, प्रिंसिपल्स पे और वैल्यूज पे। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमें बताता है कि एक अच्छी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सिटीजन्स के क्या राइट होने चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए और सोसाइटी को किस तरीके से चलाया जाना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं बताता, बल्कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये चीज भी हमें सिखाती है। इसी के साथ साथ वी स्टडी स्टेट गवर्नमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि स्टेट क्या होता है, यानी कि व्हाट इज स्टेट, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, सिटीजन्स के राइट्स क्या होते हैं और सिटीजन्स की जो ड्यूटीज है वे क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, मान लीजिएगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो हमें राइट टू फ्रीडम देता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी और के राइट्स को इग्नोर कर दें। इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज की जो इंपॉर्टेंस है वो भी हमें समझाती है। नेक्स्ट, हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं। तो जो हमारी क्लास 11th है इसमें आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि आप देखें हमारी लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी हो गई, जस्टिस हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, पीस, डेवलपमेंट, सेक्युलरिज्म। ये जो सिर्फ डेफिनेशंस है ये याद करने वाले टॉपिक ही नहीं है, बल्कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स का एक रियल मीनिंग भी समझाती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखें, आप एग्जांपल ये देखें फ्रीडम का,
तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे वो करें। रियल फ्रीडम का मतलब वो होता है कि अपनी फ्रीडम का यूज करते वक्त दूसरों के जो राइट्स है उसका भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी तरीके से इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सब लोग एक जैसे हैं, बल्कि इसका मतलब है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और लॉ के सामने इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो हमारा आता है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा क्या कहता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये भी बताती है कि किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन वैल्यू पर बेस होता है, यानी कि उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किन वैल्यू पर बेस। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियल्स को फॉलो करता है। कौन कौन से? पहला है हमारा लिबर्टी, सेकंड हमारा इक्वलिटी, थर्ड है जस्टिस और फोर्थ है फर्टिनिटी। तो ये जो वैल्यूज है ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन्स ही नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी की फाउंडेशन भी है। और इसी वजह से जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको समझना हर सिटीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से हमें ये क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ पॉलिटिक्स की स्टोरी नहीं है, ये हमें आइडियाज़, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज सिखाती है। इसमें हम स्टेट, गवर्नमेंट, राइट्स, ड्यूटीज़ और डेमोक्रेसी जैसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको पढ़ते हैं। और ये भी समझते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फर्टिनिटी जैसे आइडल्स पर बेस है। तो अब जब हमने समझ आ गया कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स, जहां पर हम प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, अंबेडकर, इन सभी के आइडियाज को डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो सारे आइडियाज थे हमारे, ये हमारे आखिर आए कहाँ से? क्या लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और जस्टिस जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वे किसी एक इंसान ने दिए? तो इसका आंसर है नहीं। इन आइडियाज को समझने और डेवलप करने में दुनिया के कई हमारे ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन इसमें रहा, यानी कि योगदान रहा। इन्होंने अपने टाइम्स की प्रॉब्लम्स को देखा, उनके सॉल्यूशन दिए और ऐसे आइडियाज दिए जो कि आज भी डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि आप एक एक करके देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करें प्लेटो के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की। तो जो हमारे प्लेटो थे, इन्होंने हमें आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। अब क्वेश्चन आता है कि जो आइडियल स्टेट है वो आखिर होता क्या है? तो आइडियल स्टेट का मतलब है एक ऐसा स्टेट जहां पर अच्छा गवर्नेंस हो और लोगों की भलाई सबसे पहले रखी जाए, यानी कि यहाँ पर जो पब्लिक वेलफेयर है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। प्लेटो का मानना था कि जो कंट्री है उसको ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कि इंटेलिजेंट भी हो और जो कि नॉलेजेबल भी हो और जो कि कैपेबल भी हो, यानी कि एक तरीके से जो शासन है वो हमारे बुद्धिमान लोगों के हाथ में होना चाहिए। यानी कि रूलर्स के जो डिसीजंस है वे अपने पर्सनल बेनिफिट की जगह सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लेने चाहिए। तो प्लेटो इज नो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, ये आपको याद रखना है। सेकंड थिंकर्स आए हमारे अरस्तु। अरस्तु कौन थे भाई? ये थे हमारे जिन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एंड पॉलिटिकल बींग्स, यानी कि ह्यूमंस एज सोशल एंड पॉलिटिकल बींग्स। तो इस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है आप समझिएगा। तो भाई कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। हम फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए हर इंसान जो है वो नेचुरली सोसाइटी और पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होता है। तो अरस्तु का भी यही मानना था कि स्टेट का जो काम है वो सिर्फ रूल करना नहीं है। स्टेट का जो असली पर्पस है वो है अपने सिटीजन्स की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करना, उसको बेटर बनाना। यानी कि गवर्नमेंट को सिर्फ लॉज बनाना ही नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर पर भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट थिंकर आते हैं हमारे जेन जोसो रूसो। तो भाई जो हमारे रूसो थे इन्होंने हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी वो दी इन्होंने फ्रीडम और पब्लिक कंसेंट को, यानी कि स्वतंत्रता और जो नागरिकों की सहमति है उसको। तो पब्लिक कंसेंट का मतलब है गवर्नमेंट तभी पावरफुल है जब लोग उससे एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जब लोग उसे मानते हैं तभी हमारी गवर्नमेंट पावरफुल होगी। यानी कि रियल पावर अल्टीमेटली पीपल के पास ही होती है। तो इसी आइडिया ने बाद में डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना दिया। तो रूसो बिलीव दैट रियल पावर रिसाइड्स इन द पीपल। अब बात करते हैं हम कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग
सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो कुछ लोग बहुत ही रिच है और कुछ लोग बहुत ही पुअर है, ये आपने देखा होगा अपने समाज में। इसी वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो जो हमारे कार्ल मार्क्स जी थे, वे एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहां पर किसी का एक्सप्लोशन ना हो और क्लास जो है, जो क्लास डिफरेंस है, जो हमारा वर्ग संघर्ष है, वो हमारा खत्म हो जाए, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इसी के बारे में हमारे कार्ल मार्क्स कहते थे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। तो भाई जो गांधी जी थे, इन्होंने हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए। कौन कौन से? जैसे कि आप देखें, ट्रुथ यानी कि सत्य, नॉन वायलेंस, स्वराज, ग्राम स्वराज। तो उनका मानना था कि किसी भी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस से नहीं हो सकता, उसके लिए मोरल वैल्यूज और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोगों को खुद भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब लास्ट थिंकर आते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो भाई इन्होंने सबसे ज्यादा इंफेसिस दिया सोशल इक्वालिटी और जस्टिस पर। तो उन्होंने दलित और जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही सारे कंट्रीब्यूशन किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में उनका बहुत ही बड़ा रोल था। तो जैसे कि आप जाने, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्हें हमारे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो इसी वजह से उन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सभी थिंकर्स के आइडियाज थे, ये हमारे लिए आज भी रिलीवेंट है। तो आज हम डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स और गवर्नेंस को जिस तरीके से समझते हैं, उसमें से इन ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ डेफिनेशन याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ग्रेट थिंकर्स के आइडियाज को समझने का भी सब्जेक्ट है। अब अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट जस्ट द स्टडी ऑफ द पास्ट, जहां पर हम समझेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ पुराने आइडियाज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आज के जो मॉडर्न इश्यूज है, जैसे कि डिजिटल प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको भी एक्सप्लेन करती है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग समझा और ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स के आइडियाज भी पढ़े। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट आता है कि क्या जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ पुराने फिलोसफर्स और हिस्ट्री को पढ़ने का सब्जेक्ट है? क्या इसका रिलेशन सिर्फ प्लेटो, अरस्तु या गांधी के आइडियाज तक लिमिटेड है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ पास्ट का स्टडी नहीं करती, बल्कि जो प्रेजेंट और जो फ्यूचर है, इनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी समझाने की कोशिश करती है। जैसे कि आप देखें, आज हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारे कई प्रेजेंट डे चैलेंजेस को दिखाती है। तो सोसाइटी जो है वो कभी भी सेम नहीं रहती, और जब सोसाइटी चेंज होती है तो नए नए पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज भी हमारे सामने आते हैं। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो भी सिर्फ ओल्ड आइडियाज पर डिपेंड नहीं रहती, बल्कि ये नए इशू को भी स्टडी करती है और उनका जो सॉल्यूशंस है, जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सॉल्यूशंस है, उनको निकालती है। तो भाई जो हमारे मॉडर्न इशू है वे हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट है। तो मॉडर्न इश्यूज हैव बिकम पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझिएगा। अगर हम बात करें अब से 20-25 साल पहले की बात, तो उस समय ना तो सोशल मीडिया थी, ना ही एआई इतना पॉपुलर था, ना ही डिजिटल प्राइवेसी इतना बड़ा इशू था। लेकिन आज ये सब जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है वो बन चुके हैं। तो इसी वजह से जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें आज कई नए टॉपिक्स भी इंक्लूड किए गए हैं। कैसे? जैसे कि आप देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन का टॉपिक है, राइट टू एजुकेशन का टॉपिक है, वुमेन राइट्स है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, डिजिटल प्राइवेसी है, इंटरनेट फ्रीडम है, टेररिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, एआई है। तो ये सब जो मॉडर्न पॉलिटिकल इश्यूज है और ये हमारे पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब का भी स्टडी हमें कराती है। सो स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी इज ए डायनामिक सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और नई चैलेंजेस आती है, वैसे वैसे जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो भी नए आइडियाज और नए सॉल्यूशन को इंक्लूड करती रहती है। तो यही कारण है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से हम 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। सबसे पहला ये कि पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड हमारा ये कि ये हमारे प्रेजेंट डे इशू जैसे कि डिजिटल प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी को भी स्टडी करती है।
सेकंड थर्ड ये कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है ये हमारा एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो कि टाइम के साथ कंटिन्यूसली डेवलप होती रहती है। तो अब हमें ये समझ आ गया कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ पास्ट को नहीं बल्कि हमारे प्रेजेंट को भी एक्सप्लेन करती है। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे द रियल पर्पस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जहां पर हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का जो असली ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है और हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये कैसे बनाती है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने समझा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ हमारे पुराने आइडियाज़ का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का एक्चुअल पर्पस आखिर है क्या। यानी कि जो हम पॉलिटिकल थ्योरी है ये हम पढ़ते क्यों है, क्या इसका पर्पस सिर्फ एग्जाम पास करना है या डेफिनेशन याद करना। तो बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी का जो रियल पर्पस है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही नहीं बल्कि हमें एक सेंसिबल, लॉजिकल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना भी होता है। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग, जिसे हम साउंड थिंकिंग भी कहते हैं। तो आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है उस पर हर दिन हजारों न्यूज़ और वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन क्या हर इंफॉर्मेशन सच होती है? नहीं। इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें सिखाती है कि किसी भी पॉलिटिकल या सोशल इशू पर बिना सोचे समझे बिलीव नहीं करना चाहिए। हमें हर इशू को उसके लॉजिक, उसके फैक्ट्स और उसके एविडेंस के बेस पर ही समझना चाहिए, यानी कि इमोशनल होकर नहीं बल्कि जो हमारी रेशनल थिंकिंग है उसके साथ हमें डिसीजन लेने चाहिए। सेकंड आता है इट मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एक्टिव सिटीजन। तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड पर्पस है हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन होता है अब बताइएगा। तो जो सिर्फ अपने राइट्स की बात नहीं करता बल्कि अपनी जो ड्यूटीज है उनको भी समझता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करता है, लॉज फॉलो करता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो वही होता है हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें एग्जैक्टली यही वैल्यूज भी सिखाती है। इसी के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ स्कूल की बुक का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी एक रियल लाइफ का सब्जेक्ट है। जैसे कि आप देखिए, आज आप स्टूडेंट्स हो, जब आपकी 18 प्लस हो जाएगी तब आप बन जाओगे वोटर। तो फ्यूचर में किसी कंपनी में जॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे, हर जगह पर आपको सोसाइटी और गवर्नमेंट के डिसीजंस का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी का जो नॉलेज है वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पज है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। सेकंड ये कि ये हमें लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग डेवलप करना सिखाती है। और थर्ड एंड लास्ट ये कि ये हमें एक अवेयर, रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव सिटीजन भी बनाती है। अब जब हमने पॉलिटिकल थ्योरी का रियल पर्पस समझ लिया है तो अगला टॉपिक हमारे लिए और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, पुटिंग पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है इनको व्यवहार में उतारना। इट मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी में हम जो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उन्हें अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इसका पर्पस क्या है, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ बुक में पढ़ने के लिए है? क्या एग्जाम के बाद इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी का जो असली फायदा है वो हमें तब होता है जब हम उसके प्रिंसिपल्स को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पुटिंग पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स है वो है हमारा एडहेरेंस टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो भाई जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। एक डेमोक्रेटिक सिटीजन वो होता है जो कि दूसरों की बात को रिस्पेक्ट करता है, चाहे उसकी जो ओपिनियन हो वो उससे अलग ही क्यों ना हो। इसके साथ ही हमें इलेक्शंस में वोट देना, अपने लॉज को ही रिस्पेक्ट करना और पब्लिक लाइफ में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए। यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब सिटीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सब अपने राइट्स की बात करते हैं, जैसे कि आप देखिए राइट टू एजुकेशन हो गया या राइट टू फ्रीडम हो गया या फिर हमारा राइट टू स्पीच हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ राइट्स होना काफ़ी है? नहीं, हर राइट्स के साथ हमारी एक ड्यूटी भी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए, अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है
तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम किसी की भी इंसल्ट कर दे या फेक इन्फॉर्मेशन फैला दे। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिखाती है कि एक अच्छा सिटीजन वही होता है जो कि राइट्स के साथ साथ अपनी जो ड्यूटीज है उनको भी होनेस्टली फुलफिल करे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो स्टूडेंट्स, क्या गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले हम बिना सोचे समझे उसे मान लेना चाहिए? तो नहीं। एक इन्फॉर्मेड सिटीजन हर पॉलिसी को लॉजिक और फैक्ट्स के बेस पर एवेल्यूएट करता है। तो अगर उसको पॉलिसी अच्छी लगती है तो वो उसको सपोर्ट करता है, और अगर किसी पॉलिसी में कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, कोई भी उसमें कमी दिखती है, तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी जो ओपिनियन है उसको भी एक्सप्रेस करता है। यानी कि क्रिटिज्म होना चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबल और पीसफुल वे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो सोसाइटी है वो हर दिन चेंज हो रही है। पहले डिजिटल प्राइवेसी जैसा कोई भी इशू नहीं था, लेकिन आज के टाइम में देखें, आज ये सामने इशू हमारे सामने आ जाता है। पहले एआई भी इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन आज हर फील्ड में एआई का यूज हो रहा है। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स है उनको भी नए टाइम के अनुसार अपने आप को अप्लाई करना जरूरी होता है। तो आज आप देखिए, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, डिजिटल प्राइवेसी और सोशल जस्टिस जैसे जो इशू है उन पर भी हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अप्लाई होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्रिएशन ऑफ एन आइडियल सिटीजन। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो फाइनल एम है वो है एक आइडियल सिटीजन बनाना। तो आइडियल सिटीजन कौन होता है? जो कि अवेयर हो, रिस्पॉन्सिबल हो और सेंसिटिव हो, और सोसाइटी में पीस, इक्वालिटी, जस्टिस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करे। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिर्फ एजुकेटेड ही नहीं बनाती बल्कि एक बेटर सिटीजन भी बनाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था इससे हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 5 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। सबसे पहला तो ये कि जो हमारी डेमोक्रेटिक्स वैल्यूज है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड, हमें राइट्स के साथ साथ जो हमारी ड्यूटीज है उनको भी निभाना चाहिए। थर्ड, ये कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिक पर ही हमें एवेल्यूएट करना चाहिए। फोर्थ, ये कि जो चेंजिंग सोसाइटी है उसके हिसाब से पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए। और लास्ट, ये कि एक अवेयर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें बनना चाहिए। तो यही हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का प्रैक्टिकल यूज है। तो अब तक हमने समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। अब अगला टॉपिक है व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि जब ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो हर स्टूडेंट्स को इसे पढ़ना ही क्यों चाहिए। इसके सारे रीजंस हम इस टॉपिक में डिटेल से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग समझा, उसका पर्पस समझा और ये भी देखा कि उसके प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता। लेकिन अब एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी ही क्यों चाहिए? क्या ये सिर्फ एक स्कूल सब्जेक्ट है या इसका हमारी रियल लाइफ से भी कोई कनेक्शन है? तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करती बल्कि एक इंफॉर्मेटिव, रिस्पॉन्सिबल और अवेयर सिटीजन भी बनाती है। चलिए इसके सारे रीजंस हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है उनको पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद करना इनफ नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें इनका रियल मीनिंग भी समझाती है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि जो मन में आए वो कर लो। अगर आप अपने फ्रीडम का यूज करके किसी और के जो राइट्स है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो आपकी फ्रीडम नहीं है। रियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि अपनी फ्रीडम का यूज करते हुए दूसरों के जो राइट्स है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। तो ऐसे ही हम बात करें अगर इक्वालिटी की, तो भाई इक्वालिटी का मतलब ये भी नहीं है कि सब लोग हर चीज में बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और लोगों के सामने सबका जो स्टेटस है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए इस डिफरेंस को अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है टू डेवलप ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो आज आप देखिए, आज जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर हर रोज बहुत सारी न्यूज और ओपिनियंस देखने को मिलते हैं, लेकिन हर बात को बिना सोचे मान लेना सही नहीं होता। तो जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें यही सिखाती है कि किसी भी पॉलिटिकल या सोशल इशू पर हमें लॉजिक, एविडेंस और फैक्ट्स के बेस पर ही सोचना चाहिए। यानी कि पहले आप उसको समझो
फिर उसके बाद उसका डिसीजन लो। तो इसी से हमारे अंदर राइट और रॉन्ग को पहचानने की जो एबिलिटी है, यानी कि सही और गलत को पहचानने की जो क्षमता है, वो डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी को समझना और उससे स्ट्रॉन्ग बनाना। तो जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सिर्फ हमारी एक इलेक्शन ही नहीं है। अगर सिटीजन्स को अपने राइट्स और ड्यूटीज पता नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये भी बताती है कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में सिटीजन्स का जो रोल है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो आता है टू बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमें राइट्स ही नहीं सिखाता बल्कि हमें हमारी ड्यूटीज़ भी सिखाता है। जैसे कि हमें लॉ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए और सोसाइटी के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझना चाहिए। तो ये जो क्वालिटीज़ है ये एक अच्छे सिटीजन की पहचान भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड द करंट प्रॉब्लम्स। तो भाई आप सभी को पता है कि सोसाइटी हर दिन बदल रही है और हमारे सामने नए नए चैलेंजेस भी आ रही है। जैसे कि आप देखिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई या डिजिटल इशू हो गए। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो होगी वो हमें इन करंट प्रॉब्लम्स को समझने और उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है उनके बारे में सोचने की एबिलिटी भी हमें देता है। इसी के साथ साथ ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को समझने में भी सहायता करता है। तो आप देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडियाज समझाती है, जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया या फ्रेटर्निटी हो गया। तो इन आइडियल्स को समझे बिना हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन आता है टू डेवलप पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें पॉलिटिकली अवेयर बनाती है, यानी कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्लान्स और डिसीजन को समझ पाते हैं। हम उन सब का सही रेगुलेशन कर पाते हैं और एक इन्फॉर्म सिटीजन की तरह अपनी ओपिनियन भी बना पाते हैं। यही एक हेल्थी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी होती है। तो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के बहुत सारे मेन रीजंस हैं जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी रियल लाइफ के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है रिलीवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन टूडेज टाइम। यानी कि इसमें हम समझेंगे कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी की इम्पोर्टेंस पहले से भी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप एक क्वेश्चन सोचिए, जब पॉलिटिकल थ्योरी इतनी सालों पुरानी है तो आज के मॉडर्न टाइम में भी इसकी इंपॉर्टेंस है? तो हाँ, बिल्कुल है। इसका आंसर है यस। एक्चुअली आज के टाइम में जो पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? चलिए एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न हमारा यही है कि जो सोसाइटी है वो लगातार बदल रही है। तो आज से 50 साल पहले और आज की जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आप देखें, जब से हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी आई तो इन्होंने हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, जिससे कि हमारे एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ और कम्युनिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को भी नए टाइम के हिसाब से डेवलप होना पड़ता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखें तो स्टूडेंट, पहले ना तो इंटरनेट था, ना ही सोशल मीडिया थी, ना ही साइबर क्राइम था और ना ही कोई डिजिटल प्राइवेसी जैसा कोई मुद्दा। लेकिन आज ये सब हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। अब अगर किसी का पर्सनल डेटा लीक हो जाए या किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो ये पॉलिटिकल और लीगल इशू भी बन जाते हैं। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें नए आइडियाज भी देती है और इन नए चैलेंजेस को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है टू अंडरस्टैंड द न्यू मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो भाई जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें बताती है कि फ्रीडम और इक्वालिटी, ये जो वैल्यूज है इनका जो मीनिंग है वो हमेशा सेम नहीं होता। टाइम के साथ साथ इनका जो स्कोप है वो भी बदलता रहता है। जैसे कि आप देखिए, जैसे पहले फ्रीडम का मतलब सिर्फ फिजिकल फ्रीडम समझा जाता था, लेकिन आज जो फ्रीडम है उसमें इंटरनेट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिजिटल प्राइवेसी जैसे जो नए एस्पेक्ट्स है वे भी इंक्लूड हो गए हैं। इसी तरीके से इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड द न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वे सेम रहते हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो आप देखिए, कोर्ट्स, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट नए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करते हैं। इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे हर जनरेशन के लिए रिलीवेंट भी बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू फाइंड सॉल्यूशन टू न्यू चैलेंजेस, यानी कि सॉल्विंग न्यू चैलेंजेस। तो आज हमारी दुनिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप देखिए टेररिज्म है, करप्शन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, साइबर क्राइम है। तो भाई सिर्फ अगर हम कानून यानी कि लॉज बना दे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो सकती। तो इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए लॉजिकल थिंकिंग और जो हमारी पब्लिक पार्टिसिपेशंस है इनकी और एक अच्छी पॉलिसीज की जरूरत होती है, और इसी में हम पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमारी हेल्प भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को लेकर। तो डेमोक्रेसी हमारी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके सिटीजन्स अवेयर और एजुकेटेड हो। अगर सिटीजन्स को अपने राइट्स और ड्यूटीज ही नहीं पता होगी तो जो हमारी डेमोक्रेसी है वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म सिटीजन भी बनाती है, और इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमोंग सिटीजन्स, यानी कि डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग। तो आज सोशल मीडिया पर हर सेकंड हजारों पोस्ट और वीडियोस अपलोड होती है, लेकिन आपको पता है हर इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं होती। कई बार फेक न्यूज और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी वायरल हो जाती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें यही सिखाती है कि हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पर अगर बिलीव करना है तो उसके लिए हमें उसके फैक्ट्स, उसके लॉजिक और उसके एविडेंस के बेस पर सोचना चाहिए। तो ये जो क्वालिटी है ये हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी समझा। तो आज हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने समझा कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर का कंट्रीब्यूशन क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पास्ट के सब्जेक्ट ही नहीं है, इसी के साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी का रियल पर्पस क्या है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को कैसे लाइफ में अप्लाई करें, हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए, और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका क्या रिलीवेंस है, क्या महत्व है। तो अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझ लिया है तो बिलीव मी चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।